गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में हमने बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया है, सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में मेरी आपसे ये 10वीं मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण प्रकार एकीकरण इंटीग्रेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। एकीकरण भी संगठनात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक संरचना और प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न इकाइयों में एकीकरण हो। एकीकरण के अभाव में समान व्यवस्था में तनाव बढ़ता है, इसके प्रबंधन में शिथिलता आती है, एकता में कमी होती है तथा समाज में अव्यवस्था और विघटन जन्म लेता है। एक प्रक्रिया के रूप में एकीकरण समाज में समूह की दृढ़ता एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है। सामाजिक एकीकरण एवं दृढ़ता के बारे में सुस्पष्ट विचार व्यक्त करने वाले विद्वानों में दुर्खिम का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने श्रम विभाजन और आत्महत्या के सिद्धांत में इन पर विचार किया। दुर्खिम ने अपने उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट किया कि आत्महत्या की दर उन समूहों में अधिक होती है जिनमें समूह की एकता और दृढ़ता में कमी पाई जाती है। जहाँ तक एकीकरण की परिभाषा एवं अर्थ का सवाल है, तो एकीकरण का संबंध संपूर्णता और उसके अंगों से है। यदि हम सारे समाज को एक संपूर्णता मान ले तो अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति, परिवार आदि उसकी उपव्यवस्थाएं हैं। इन सभी में एकजुटता और एकीकरण है। एकीकरण का तात्पर्य है समग्र की इकाइयों का संयुक्त होना या मिलना। एकीकरण का अर्थ है कई इकाइयों द्वारा एक संपूर्णता का निर्माण। इसमें विभिन्नताओं की धारणा निहित है तथा ये विचार भी निहित है कि विभिन्न इकाइयों को साथ रखा जाए। इसका अर्थ यह भी हुआ कि इकाइयाँ अलग अलग हैं, वे एक दूसरे की सहायता करने और पूरक बनने की इच्छा रखती है। इसके अभाव में एकीकरण में संपूर्णता का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों को लाभ होता है और इसी कारण वे एकता बनाए रखना चाहती है। एकीकरण में समाज के विभिन्न समूहों के बीच प्रथाओं, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों के क्षेत्र में संगठन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि विभिन्न धर्मावलंबी निवास करते हैं। यदि इनके विचारों, भावनाओं एवं मनोवृत्तियों में समानता उत्पन्न हो जाए तो यही एकीकरण की स्थिति कहलाएगी। किंतु एकीकरण का तात्पर्य विभिन्न समूहों का बिल्कुल एक हो जाना नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कभी संभव नहीं है। गलीन और गलीन के अनुसार एकीकरण का तात्पर्य समरूपता, होमोजेनिटी नहीं वरन संगठन है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समाज के विभिन्न इकाइयों की भावनाओं, मनोवृत्तियों, व्यवहारों में संगठन उत्पन्न हो जाना ही एकीकरण है। एकीकरण में इकाइयों के बीच मतभेद समाप्त हो जाते हैं। एकीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए के.सी. पांडे ने लिखा है कि एक प्रक्रिया के अंतर्गत कई इकाइयों द्वारा संपूर्णता का निर्माण किया जाता है। इसमें विभिन्नता की धारणा निहित है तथा साथ ही ये विचार भी मौजूद है कि विभिन्न इकाइयों को साथ रखा जाए। इसका अर्थ यह भी हुआ कि इकाइयाँ अलग अलग हैं, वे एक दूसरे की सहायता करने एवं पूरक बनने की इच्छा रखती है। इसके अभाव में एकीकरण संभव नहीं होगा। अतः एकीकरण में संपूर्णता का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों का लाभ निहित होता है और इस कारण वे एकता बनाए रखना चाहती है। आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार पृथक पृथक अंगों का मिलकर
एकाकी इकाई निर्मित करने की प्रक्रिया ही एकीकरण है। इस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया में अंगों से मिलकर एक समग्र इकाई या संपूर्णता का निर्माण होता है। अतः एकीकरण संगठन की भी एक प्रक्रिया है। एकीकरण एक प्रक्रिया और एक दशा दोनों ही है। एक प्रक्रिया के रूप में एकीकरण समाज में निरंतर चलता रहता है, समाज व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है और उसी के अनुरूप इकाइयाँ भी अपना सामंजस्य स्थापित करती रहती है। कभी कभी एक इकाई के रूप में परिवर्तन होने पर भी वह समस्त व्यवस्था को बदल देती है। एकीकरण एक दशा भी है। जब एकीकरण को प्राप्त कर लिया जाता है तथा इकाइयाँ और समग्र के बीच संतुलन कायम हो जाता है, तब यह स्थिति या दशा एकीकरण कहलाती है। जब यह संतुलन टूटने लगता है तो व्यवस्था में विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार एकीकरण का तात्पर्य उन बंधनों से है जो सदस्यों में एक दूसरे के प्रति पाए जाते हैं। जहाँ तक एकीकरण के कारक फैक्टर्स की बात है तो आगवर्ण न्यूकॉफ ने उन कारकों का उल्लेख किया है जो एकीकरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ये कारक 3 हैं: समूह का आकार, सजातीयता या समरूपता, और तीसरा है भौगोलिक गतिशीलता। पहला, समूह का आकार। बड़े और द्वितीयक समूह की तुलना में छोटे और प्राथमिक समूह में एकीकरण की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि छोटे समूह में सदस्यों की भावनाओं विचारों को अच्छी तरह से समझकर संगठन बनाया जा सकता है। दूसरा है सजातीयता। समूह के आकार और सजातीयता में घनिष्ठ संबंध हैं। छोटे समूह प्रायः सजातीय होते हैं, जबकि बड़े समूहों में धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, शिक्षा एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। सजातीयता का अर्थ है कि किसी संपूर्णता के विभिन्न इकाइयों का एक समान होना। शारीरिक मानसिक समरूपता भी एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति को लेकर अनेक विविधताएं पाई जाती है, एकीकरण की समस्या भी अधिक जटिल है। तीसरा है भौतिक या भौगोलिक गतिशीलता। भौतिक या भौगोलिक गतिशीलता का अर्थ है लोगों द्वारा एक सांस्कृतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर निवास करने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में जाना। भौतिक गतिशीलता एवं प्रवास के कारण भी एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इससे व्यक्ति का समूह बदल जाता है तथा उसे नए समूहों से एकीकरण करना पड़ता है। अब मैं कल आपसे चर्चा करूंगा सामाजिक एकीकरण के स्वरूपों के ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर, जहां मैं आपको बताऊंगा सामाजिक प्रकार्यात्मक एकीकरण, सांस्कृतिक मूल्यांकन एकीकरण, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक एकीकरण, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी एकीकरण। इसकी हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह रहती है, यही सुझाव रहता है, आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य मित्रों तक पहुंचाएं जिन तक किन्हीं कारणों से ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं। अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में आप अपने कमेंट्स करें, इनबॉक्स में आके कर दें, जैसा आप उचित समझें। और अभी मित्रों, कोरोना गया नहीं है। सरकार ने पुनः गाइडलाइंस जारी की है। हमें इन्हीं गाइडलाइंस के अनुरूप हमारी सामाजिक गतिविधियां तय करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, अनावश्यक बाहर नहीं जाना, हमें इसकी कठोरता से अनुपालना करनी है। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवारजन, मित्रजन स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।